तक हमने ल्यूकोरिया और आवर्त के संबंधित जितनी बीमारियां थी उसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सुसंतति अर्थात अच्छी संतति, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सुसंतति अर्थात अच्छी संतति आदर्श घर की स्थापना के परिणाम स्वरूप ही श्रेष्ठ संतान का जन्म होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। और इसके लिए कई बातों की आवश्यकता होती है, जैसे कि संतति हेतु आचार विचार की आवश्यकता होती है। प्रमुख है धर्मशास्त्र भारतीय वैदिक के अनुसार स्त्री पुरुष के कुल, स्त्री और पुरुष दोनों के कुल में विद्यमान तथा अविद्यमान व्यक्ति स्वस्थ दीर्घ आयु और स्वस्थ उलझ प्रवृत्ति स्थलीय होना चाहिए, ताकि क्योंकि वात रक्त क्षय राज्य क्षमा कुष्ठ रोग मधुमेह तथा मानसिक व्याधियां वंशानुगत होती है। इसलिए यहाँ पे बार बार बोला गया है कि स्वस्थ होने चाहिए दोनों कुल के, इसलिए और खानदानी हो जाता है। ये जो ये जितनी बीमारियां हैं ना उन्होंने बताई हैं, ये सब पीढ़ी चलने वाली बीमारियां होती हैं, जो जेनेटिक्स जैसे हम बोलते हैं ना कि जेनेटिक बीमारी है, हमको हमारे दादा को थी, हमारे नाना को थी, हमारे परदादा को थी तो हमको आ गई, या हमारे नाना को थी या परनाना को थी तो हमको आ गई। तो वो ट्रांसफर होते हैं जीन्स, डीएनए के थ्रू ये बीमारियां ट्रांसफर होती हैं। इसलिए दोनों का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्त्री तथा पुरुष का स्वास्थ्य संतति हेतु सुसंतति हेतु स्त्री पुरुष दोनों को स्वस्थ होना चाहिए, उनमें कोई कुलज विकार ना हो, मतलब कि कुल में कोई भी बीमारी इस तरीके की ऐसी बड़ी बीमारी जिससे कि वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो सके, ऐसी कोई बीमारी ना हो। मानसिक रोग ना हो, नशा करने की प्रवृत्ति ना हो और स्त्री और पुरुष दोनों के जन्मांग स्वस्थ और विकसित है। ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई आंतरिक अंग विकृत न हो तथा किसी भी प्रकार की अपूर्णता न हो, स्त्रियों में योनि और गर्भाशयगत विकार न हो तथा पुरुषों में शुक्रवत विकार नहीं होने चाहिए। इनसे स्वस्थ गर्भ की उत्पत्ति संभव नहीं है। अगर विकार होगा तो स्वस्थ संतति नहीं पैदा हो सकती। थर्ड है प्रथम संतानोत्पादक काल में स्त्री पुरुष में अंतर। स्त्री और पुरुष दोनों की यौनावस्था में प्रवेश के उपरांत कुछ काल तक दोनों संतान उत्पादन में अक्षम होते हैं। दोनों के पूर्ण परिपक्व या पूर्ण वीर्य होने का काल भिन्न भिन्न होता है। भारतीय वैदिकों के वयो मर्यादा को बहुत महत्व दिया गया है कि उनको पूर्णतः विकसित होना चाहिए। स्वस्थ संतान हेतु दोनों की पूर्ण आयु होना आवश्यक है। इन संबंध में यद्यपि मतांतर है, मतलब सब लोग अलग अलग सोचते हैं, पर फिर भी संतान उत्पादन हेतु पुरुष की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और स्त्री की आयु 22 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तब तक हमारा शरीर पूर्णतः विकसित नहीं होता है, ठीक है। भारतीय वैदिक और धर्मशास्त्र के नियमानुसार तो स्त्री की आयु पुरुष से कम मानी गई है, यह उचित है, परंतु आयु में अंतर से तात्पर्य पूर्ण परिपक्वता से है और संपूर्ण शारीरिक मानसिक विकास और क्षमता से है, जब जीव विज्ञान के आधार पर भी आवश्यक है। अब दोनों में कितना अंतर हो यह तो स्पष्ट नहीं है, परंतु पूर्ण व्यस्तता ही आवश्यक है। इसका आधार पुरुषों में शुक्रोत्पत्ति और स्त्रियों में आवर्त दर्शन माना गया है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि आवर्त दर्शन प्रारंभ होने पर ही स्त्री तथा शुक्रोत्पत्ति से पुरुष संतान पैदा करने के लायक हो जाता है। अब ये तो बहुत जल्दी आ जाती है प्यूबर्टी, अभी 11-12 साल में आ गई तो क्या लड़की सिलेक्ट हो जाए कि उसको वो प्रेग्नेंट हो सके, क्योंकि उसका शरीर उसको अलाउ नहीं करेगा और तरह तरह की बीमारियां उसको भी होंगी, उसके भी जान का जोखिम है और होने वाली संतान को भी। इसलिए जो एज दी गई है हमें वो एकदम एक्यूरेट दी गई है। 2 प्रसवों में अंतराल, जल्दी जल्दी संतान उत्पन्न होने से स्त्री के स्वास्थ्य में विकार आ जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि 3 साल का मिनिमम अंतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 से 5 साल परिपक्व टाइम है जिसमें कि वो बच्चा उसके बाद ही हो, और अगर उससे पहले हो गया जल्दी जल्दी तो उनमें विकार आ जाते हैं और स्त्री में भी और बच्चे में भी, और देखभाल भी नहीं हो पाती है पहले वाले बच्चे की। इसलिए 2 गर्भ धारण के बीच पर्याप्त अंतर होना चाहिए। स्त्री का स्वास्थ्य तब तक सही नहीं रहता जब तक शिशु दूध पीता है, तो ये पूरी तरह माँ पर निर्भर रहता है, क्योंकि माँ जो भी आहार लेती है उसका एक अंश का उपयोग तो बालक के पोषण में ही निकल जाता है। अतः जब तक बालक अन्न न ग्रहण करे तब तक स्वयं तथा अपने खाने पीने न लगे तब माँ को तब तक दोबारा गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर कम से कम 4 वर्ष का अंतर 2 संतानों के बीच में अत्यावश्यक है, वह होना ही चाहिए और वह कुपोषण
तथा संपूर्ण स्वास्थ्य की दृष्टि से परम आवश्यक है। अगर नहीं करेंगे हम तो कुपोषित संतान पैदा हो सकती है और माता के अंदर भी कुपोषण के सिम्टम्स आ सकते हैं। जिस प्रकार ऋतु, क्षेत्र, जल और बीज की सानिध्य से धान्यांकुर की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार शुद्ध ऋतुकाल, शुद्ध गर्भाशय, शुद्ध पोषण और उत्तम पुरुष बीज के संयोग से ही स्त्री में गर्भ की स्थिति होती है। यदि आदर्श श्रेष्ठ गर्भ है जिससे सुसंतति उत्पन्न होती है। चतुर्थ अध्याय क्या है? हमने जाना कि कैसे कैसे क्या क्या चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चतुर्थ क्या? गर्भधान। किस तरह से गर्भधान होता है? गर्भाव क्रांति का शाब्दिक अर्थ होता है गर्भ का अवतरण, गर्भ की उत्पत्ति या प्राप्ति होना। इस प्रक्रिया में अगर्भ को गर्भत्व प्राप्त होता है। गर्भाधान में शुक्र, शोणित और जीव का कुक्षी के भीतर संयोग होता है, मतलब यूट्रस के अंदर। और वास्तव में स्त्री बीज तथा पुरुष बीज अर्थात परिपक्व डिंब और स्वस्थ शुक्राणु के संयोग के होने को ही गर्भधारण कहा गया है। दोनों के मिलान को ही गर्भधारण कहते हैं। इसी स्थिति को गर्भ की संज्ञा दी जाती है, अर्थात शुद्ध शुक्र और शुद्ध आवर्त के मिलने से ही नवीन जीव की सृष्टि होती है। शुद्ध शुक्र अर्थात शुक्राणु, स्पर्म और शुद्ध आवर्त यानी स्त्री बीज, ओवम, डिंबाणु का बोधक है। किंतु सदैव ही डिंबाणु और शुक्राणु के मिलने से गर्भ की स्थापना संभव नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार गर्भ स्थापना के लिए आत्मा पंच महाभूतों की उपस्थिति आवश्यक होती है, अनिवार्य है। जब तक शुक्र और रज के साथ साथ उसमें आत्मा और महाभूतों का योग नहीं होता तब तक गर्भ अस्तित्व में नहीं आता है। कभी कभी रज और वीर के साथ पंच महाभूतों का तो मिलन हो जाता है, पर आत्मा का संयोग ही नहीं हो पाता है। तो ऐसी दिशा में क्या होता है? मांस पिंड का ही अस्तित्व आता है, उसमें चेतना नहीं आती है। पूर्ण गर्भ के अस्तित्व में आने में उसमें आत्मा का भी होना आवश्यक होता है। पुरुष और स्त्री, पुरुष दोनों की जनन कोशिकाओं में 23 क्रोमोसोम होते हैं। माता से 23 और पिता से 23 क्रोमोसोम से प्राप्त होते हैं। जब शुक्राणु और डिंबाणु मिलकर के एक निश्चित डिंब के रूप में एकाकार हो जाते हैं, तो इस निश्चित कोशिका में भी अन्य कोशिकाओं के समान 23 जोड़े अर्थात 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। अनुमानतः प्रत्येक जनन कोशिका में 60,000 से लेकर के 1,20,000 तक के जीन्स होते हैं और ये बालक में वंश परंपरा के वाहक होते हैं। इन्हीं जीन्स के कारण जो वंश परंपरा होती है, वंश परंपरा मीन्स आंखों का कलर, बालों का कलर, स्किन का कलर, आदतें, बीमारियां, अच्छे गुण, बुरे गुण, वो सब उसी से आते हैं आपके अंदर। इनमें कुछ जीव शारीरिक विशेषताओं के वाहक होते हैं, कुछ मानसिक विशेषताओं के। इनमें से हर जीन की एक एक विशेषता का वाहक होता है। मतलब जितने ये जीन है ना, हर एक जीन एक अलग अलग विशेषता का वाहक होता है। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो आगे को फॉलो कर दिया जाता है। हर विशेषता से संबंधित जीन माता और पिता दोनों से बालक को मिलते हैं और अनुकूल परिवेश मिलने पर उसी के अनुरूप शील और गुण बालक के अंदर विकसित हो जाते हैं। गर्भधारण के बाद गर्भ में अवस्थापित माता पिता से प्राप्त इन जीनों को बदला नहीं जा सकता है। बालक वंशानुक्रम इसी समय निर्धारित होता है। सामान्यतः बीज वाहिनी के ऊपर ऊपरी भाग में गर्भधान होता है और स्त्री डंब में पुरुष शुक्राणु को अपनी ओर खींचने की क्षमता होती है। इसी विशिष्ट प्रक्रिया के कारण स्त्री डंबाणु पुरुष शुक्राणु को अपनी ओर खींचता है और गर्भधान के लिए एक ही शुक्र कीट की आवश्यकता होती है। यद्यपि वीर के साथ अनेक शुक्राणु गर्भाशय में प्रविष्ट होते हैं, उनमें से जो सबसे प्रबल और योग्यतम होता है वही डिंब से मिलकर के गर्भ स्थापना में सफल हो पाता है। इसी डिंबाणु शुक्राणु को खींचने के कारण शुक्राणु विकीर्ण मंडल में लिप्त होकर स्वच्छ मंडल में अपना सिर प्रवेश करता है और शुक्राणु का शेष भाग डिंब में प्रवेश नहीं हो पाता है। मतलब उसका जो संरचना होती है, अगर आपने देखी तो सांप जैसी होती है, आगे एक मुंह जैसा, पीछे पूंछ जैसी। तो पूंछ उसको चलने में सहायता प्रदान करती है और जो आगे का पोर्शन होता है उसी के अंदर सारा सब कुछ, जो जीन वगैरह जो सब कुछ होते हैं वो होते हैं। तो वो बस जो ऊपर का सिर वाला भाग है वो अंदर प्रविष्ट होता है, पूंछ पीछे रह जाती है, वो पूरा एक जायगोट बन जाता है। अब डिंब में एक स्त्री उपकेंद्रक विकसित होता है और इसी शुक्राणु का प्रविष्ट मुंड पुरुष उपकेंद्र बनाता है। ये दोनों उपकेंद्र पर संगठित होने हेतु एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और इसी समय डिंब के अंदर उपस्थित उपद्रव्य मतलब साइटोप्लाज्मा का शोषण प्रारंभ होता है। इसी शोषण के कारण पुरुष उपकेंद्र का स्वरूप पहले की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गर्भस्थ शिशु के विकास की प्रक्रिया को 3 अवस्था में बांटा गया है। कौन कौन सी अवस्था होती है? जर्मिनल पीरियड होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है और फीटल पीरियड होता है, मतलब बीजावस्था जिसमें वो मिलते हैं, भ्रूणावस्था मतलब कि एम्ब्रियोज जब बनता है उसका, और उसके बाद गर्भावस्था मतलब फीटल मतलब जब बच्चा बन गया है उसकी अवस्था।
गर्भ का पोषण, गर्भ माता के उदर में रहकर किस प्रकार वृद्धि करता है, वह कहाँ से पोषण उसे प्राप्त होता है, इस संदर्भ में पूर्ण गर्भावस्था में पोषण काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक 3 महीनों का समय तथा अंत में 6 महीनों का समय। इसी अवधि में गर्भ का विभिन्न प्रकार से पोषण होता है। शोणित संयोग के बाद 1 सप्ताह तक गर्भ डिंब वाहिनी में ही रहता है और उसके बाद में वही यहीं पर कोषाणुओं की वृद्धि होकर उसके ऊपर पोषक और भक्षक कोशिकाओं का एक स्तर बन जाता है। इसी स्तर पर सेलों द्वारा गर्भ डिंब वाहिनी उपस्नेह या उपस्वेद का ग्रहण करता है। वहां पर इन सेलों का भक्षण नहीं होता। गर्भाशय में ये सेल प्रवेश कर गर्भाशय की श्लेष्म कला को खाकर छिद्रित कर गर्भाशय की दीवार में एक गर्त बनाकर प्रवेश कर लेते हैं। फिर वो प्रवेश का छिद्र बंद हो जाता है और गर्भ उसी में स्थित हो जाता है। इस अवस्था में गर्भ के चारों ओर श्लेष्मा कला की कोशिकाओं से निकला हुआ रक्त तथा रस भरा रहता है और गर्भ के ऊपर पोषक सेलों में उनमें से अपने योग्य खाद्य पदार्थ को ग्रहण करती है और धीरे धीरे गर्भ के पोषण आवरणों में चारों ओर सेलों के अंकुर निकलने लगते हैं और इसके कारण गर्भावरण और गर्भाशय की श्लेष्म कला के बीच काफी अवकाश मतलब जगह बन जाती है। इसी अवकाश में गर्भाशय की रक्त वाहिनी और रक्त का संचार होता है और इस तरह से चारों ओर से अवकाश से रक्त की छोटी छोटी असंख्य झीलें बन जाती हैं और प्रारंभ में इन झीलों में केवल कोशिकाओं से रक्त आया जाया करता है, परंतु जब गर्भावरण के अंकुरण शाखा प्रशाखा युक्त लंबे हो जाते हैं तब सभी जगह से धमनियों और शिराओं को भी खाने लगते हैं। इस कारण झीलों में इन धमनियों में रक्त आता है और शिराओं से लौट जाता है। इन झीलों से आए रक्त से गर्भ को पोषण मिलता है। यह अवस्था 6 सप्ताह की होती है। इसी के बाद वास्तविक अपरा का निर्माण होता है। जो प्लीसेंटा जो निकलती है ना, नाल बोलते हैं जिसे हम, वो बनती है और तब उसके द्वारा सब कुछ उसे मिलने लगता है। गर्भावरण से समस्त अंकुर सिकुड़ने लग जाते हैं और अंत में पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब प्लेसेंटा बन गया है तो वो सब कुछ जो उसे मिलेगा वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलेगा। अब उन्हें इतनी सारी अपरा शिराओं की जरूरत नहीं होती है। अपरा वाले भाग में के अंकुर ही रह जाते हैं और 6 सप्ताह में अपरा पूर्ण रूप से बन जाता है। तब गर्भ का पोषण अपने स्थान के अंकुरों से होता है। तब तक अपरा नाभि नाड़ी पूरी तरह बन जाती है। तत्पश्चात गर्भ का पोषण केवल अपरा में पाए जाने वाले आवरणों के अंकुरों से नाभि नाड़ी के द्वारा होता है। अतः अपरा और नाभि नाड़ी के बनने के समय तक गर्भ के सर्व शरीर के चारों ओर माता की रस वाहिनी धमनियों से जो रक्त आता है उससे पोषण होता है। जब अपरा बन जाती तो उसी गर्भ का संपूर्ण पोषण होता है। उसी से गर्भ रक्त संवहन कैसे होता है? अपरा से शुद्ध रक्त नाभि सिरा द्वारा नाभि से होकर यकृत में प्रवेश करता है और उससे कुछ रक्त सीधे सिरा वाहिनी द्वारा अधो महाशिरा वेना केवा में प्रविष्ट हो जाता है। बाकी रक्त प्रतिहारिणी महाशिरा में प्रवेश करके समस्त यकृत में संचार करके अधो महाशिरा में मिलता है। अधो महाशिरा का रक्त दक्षिण आलिंद में जाकर के अंडाकृति के द्वारा सीधा वामालिंद में, फिर वहां से वामनिलय में जाता है। महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में, विशेष करके मस्तिष्क और सिर में संचार करता है। ऊर्ध्व महाशिरा के द्वारा आया हुआ रक्त भी दक्षिण आलिंद में जाता है, परंतु वह अधो महाशिरा से रक्त के साथ मिश्रित न होकर के दक्षिण निलय में होकर वहां से फुसफुसीय धमनी द्वारा फुसफुस में जाकर के वामनिलय में फुसफुसिराओं में आता है। यहाँ पर रक्त पोषण के लिए आता है और अधिक रक्त फुसफुसीय धमनी से धमनी नलिका द्वारा महाधमनी में प्रविष्ट होकर सामान्य रक्त में परिभ्रमण करता है और उधर महाअधोशिरा द्वारा हृदय में जाता है और शरीरगत रक्त का परिवहन जारी रहता है। परंतु अधोशाखा में आए हुए रक्त का कुछ हिस्सा आभ्यंतरीय अधोश्रोणिका धमनियों की 2 शाखाओं द्वारा नाभि धमनियों में होकर के अपरा में शुद्ध होने के लिए जाता है। शुद्ध हुआ रक्त नाभि शिरा द्वारा सिर्फ गर्भ में प्रवेश करता है। इस तरह गर्भ में रक्त परिवहन होता है, गर्भ का पोषण भी होता है। ऋतु आरंभ में विलंब संबंधी रोग के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि कैसे इसका पोषण होता है। अब जब कोई भी जवान लड़की इस योग्य हो जाती है कि उसे मासिक धर्म हो, फिर उसे मासिक धर्म न हो तो निश्चय ही वह रोगी है। यदि ऐसी लड़की के अंदर प्यूबर्टी के सारे चिन्ह मौजूद है फिर भी मासिक धर्म नहीं हो रहा है, तो ये प्रकृतिकृत कम या अधिक पाया जाए तो बिल्कुल मौजूद नहीं हो तो समझना चाहिए कि उसका गर्भाशय बहुत छोटा है या है ही नहीं, और डिंबाशय भी। ऐसी हालत में रोग को असाध्य समझना चाहिए। इसी प्रकार किसी भी युवती के मासिक धर्म होने पर सारे चिन्ह मौजूद होते हुए भी ऋतु का रक्त जारी न हो तो जानना चाहिए कि उसके मुख का पर्दा किसी कारण सख्त और पुष्ट हो गया है, जिसके छेद का माहवारी का रक्त बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऐसी दिशा में भी माहवारी का रक्त जारी कराने के लिए कोई चिकित्सा कारगर नहीं हो सकती है। हाँ, ऐसी हालत में ऑपरेशन से कुछ काम बन पाता है।
इस संबंध में एक बात और जान लेनी चाहिए कि यह प्रथम ऋतु होने के पहले भी स्त्री गर्भवती हो सकती है। अतः ऐसी दिशा में स्त्री ऋतु में विलंब रोग से रोगी नहीं समझी जा सकती है। कारण ऋतु आरंभ में विलंब प्राय उन लड़कियों को अधिक होता है जिनके शरीर में रक्त की कमी होती है और जो पीलिया और राजश्रम जैसे शरीर को कमजोर करने वाले रोगों के चंगुल में फंसी होती है। अतः उनको अतिरिक्त अविकसित गर्भाशय और डिंबाशय, उसकी सूजन, गर्भाशय में अपनी जगह से टला होना, छूत वाले रोग, गंदी वायु में रहन सहन, व्यायाम का अभाव, मिथ्या आहार, अधिक चिंता, शोक, भय आदि तथा कसकर साड़ी बांधना आदि सब इस रोग के कारण हो सकते हैं। ऋतु होने पर उनकी उम्र में ऋतु आरंभ न होने से लड़कियों की प्राकृतिक आयुर्विज्ञान को बड़ी तकलीफ होती है। सिर दर्द, चक्कर आना, भूख का न लगना, मासिक गड़बड़ी, पेट के रोग और छाती के अन्य रोग इसको घेर लेते हैं। चिकित्सा, इस रोग की चिकित्सा के लिए सर्वप्रथम रोगों के कारण का त्याग कर देना चाहिए और संयमी जीवन बिताना चाहिए। वायु, शुद्ध वायु में रहना, उचित व्यायाम करना, सदैव प्रसन्न रहना, साफ सुथरे वस्त्र धारण करना, मिर्च, मसाला, सफेद चीनी, नशीली चीजें और सभी उत्तेजक खाद्य पदार्थों का परहेज करना इस रोग को दूर भगाने में मदद करते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम नियमित रूप से शक्ति अनुसार मेहन स्नान अथवा कटी स्नान कराना चाहिए। रात को या तीसरे पहर रोज आधा घंटे के लिए गीली मिट्टी की पेड़ों पर पट्टी बांधनी चाहिए तथा महीने में 1-2 बार पूरे शरीर का या केवल पेड़ों का भाप स्नान लेना चाहिए। ठीक है, स्टीम और ये मिट्टी की पट्टी बहुत ज्यादा फायदा करती है। ऋतु के असमय बंद हो जाना या प्रथम बार महावारी होने के बाद से प्रौढ़ावस्था में महावारी की बंद होने तक के समय के बीच में महावारी बंद हो जाना अस्वाभाविक, मतलब नहीं होनी चाहिए। अतः रोगों में इसकी गिनती होती है और इस अवस्था को ऋतुरोध, रजस्तंभ, नष्टावर्त और अंग्रेजी में एमेनोरिया भी कहते हैं। परंतु गर्भावस्था में प्रसव के बाद कुछ दिनों तक बच्चे को दूध पिलाने के लिए इस समय स्वाभाविकता से महावारी का बंद होना कोई रोग नहीं होता है। तो जब भी डिलीवरी होती है उसके बाद में पीरियड्स किसी किसी को मंथली आ जाते हैं, किसी को 3 महीने में या किसी को 6 महीने में और साल भर में भी आते हैं, पर वो बीमारी में गिना नहीं जाता है। कारण मिथ्या आहार, आलस्य, अधिक परिश्रम करना, उत्तेजक औषधि, नशीली वस्तुओं का सेवन, भय, क्रोध आदि, मानसिक उत्तेजनाएं, रक्त अल्पता, क्षय रोग, मलेरिया, सहसा जाड़ा लग जाना, बर्फ का पानी पीना, महावारी के दिनों में भीगना, गर्भाशय के रोग जैसे गर्भाशय का मुंह फिर जाना, सूजन होना, उसका टल जाना, पखाने के स्थान का रोग, तिल्ली, यकृत का रोग, गर्भपात, कम भोजन मिलना, अधिक पतला होना, अधिक मोटा होना तथा अधिक रक्त हो जाना या गुप्त इंद्रिय की निर्बलता के कारण बजाय योनि मार्ग के शरीर के अन्य मार्ग, नाक, कान, गले आदि से उसका निकलना आदि ऋतु के असमय बंद हो जाने के मुख्य कारण हो सकते हैं। ये सारे इसके रीजन बताएंगे किस कारण से होते हैं। असमय ऋतु बंद हो जाने से स्त्री को बड़ा कष्ट होता है, पीठ, कमर और सर में दर्द होता है, पेट भरा भरा सा प्रतीत होता है तथा मितली, वमन, श्वास कष्ट, थकावट, आलस्य और निद्रा भी सताने लग जाती है। चिकित्सा इस रोग की चिकित्सा के लिए भी संयमी जीवन बिताना चाहिए, स्वास्थ्य के साथ नियमों का पालन करना चाहिए और यह रोग हो जाता है तो उन्हें जिन कारणों से होता है उन्हें दूर करना चाहिए। तत्पश्चात रोगिणी बहुत कमजोर ना हो तो उसे 3 दिन के लिए फलों या सब्जियों के जूस पर रखना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार 1 या 2 समय एनिमा देना चाहिए और उसके बाद 10 दिनों तक फल, दूध या मट्ठा पर रहना चाहिए। फलाहार और दूध पर रहने के लिए दिनों में सुबह शाम या 1 बार एनिमा लेना जरूरी है। यदि रोगिणी बहुत कमजोर है तो वे 3 दिन का रसाहार न चलाए, अभी तो अपने रोग की चिकित्सा का आरंभ 7 दिन के फलाहार से ही कर सकती है। फल और दूध आराम करने के दिन से सवेरे मेहन स्नान और तीसरे पहर रात में सहने लायक गर्म पानी के टब में पैरों को बाहर निकालकर केवल बैठा दे जाए। पेड़ों को मलने की जरूरत नहीं है। शक्ति अनुसार 5 से 15 मिनट तक गर्म पानी के टब में बैठे रहना चाहिए। पानी बराबर गर्म रहे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद टब में 2-3 जग पानी निकाल करके उतना ही गर्म पानी डालते रहना चाहिए। टब से निकलने के बाद स्नान करें। शरीर को पहले ठंडे पानी से भीगे और निचोड़े तौले से उसके बाद सूखे तौले से पोंछना चाहिए। भोजन और स्नान में 2 घंटे का अंतर जरूर रखना चाहिए। कभी कभी धूप स्नान भी, 15 दिनों में 1 बार भाप स्नान भी इस रोग में जल्दी लाभ पहुंचाते हैं। रोगिणी की शक्ति भर टहलना और कोई हल्की कसरत प्रतिदिन करना चाहिए। सुबह शाम गहरी सांस की कसरत भी करनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर पेड़ों की पर गीली मिट्टी और उस पर कभी कभी भाप स्नान का प्रयोग भी लाभदायक सिद्ध होता है। मिट्टी का तो बहुत ज्यादा सिद्ध होता है, ये तो मेरा किया हुआ है।
कभी भीगने या सर्दी के कारण ऋतु बंद हुआ हो तो रजोदर्शन के समय पूर्व पैरों को गर्म स्नान कराना चाहिए, और साथ ही साथ कटी स्नान और गुनगुने पानी का एनिमा भी लेना चाहिए। अनानास, तिल, मसूर, दही, पका पपीता, काचा कच्चा दूध, ताजा कच्चा दूध पर कच्चे पपीते की तरकारी, प्याज, दालें, अंकुरित चना तथा मूंग जैसे फास्फोरस वाले खाद्य पदार्थ इस रोग में लाभ करते हैं। मतलब ये सब खाने चाहिए। दर्द के साथ ऋतु का होना, ऋतु संबंधित रोग है ये भी एक, और किन किन कारणों से होता है? योनि मार्ग के निचले भागों में दोष होने के कारण, तनाव उत्पन्न होने के कारण होता है, शरीर में रक्त की कमी और कमजोरी से होता है, शरीर की रक्त के दूषित हो जाने से होता है, मिथ्या आहार से होता है। मिथ्या आहार का मतलब है उल्टा सीधा जो खाते हैं ना हम, जंक फूड, उससे। वस्तीगत गवर में रक्त संचय के साथ साथ स्नायु प्रदाह, पुरुष के सहवास से वंचित रहना भी हो सकता है। आलसी जीवन बिताना, किसी प्रकार की कसरत अथवा परिश्रम न करना, दिन में सोना, ऋतु के समय अथवा उसके पहले पुरुष सहवास करना, भय, शोक आदि मानसिक वेदना, गर्भाशय द्वार का पैदाइशी तंग होना, गर्भाशय के मुख पर बतौड़ी होना, उसका बाहर निकल आना, उलट जाना या उसमें सूजन का होना, खड़े होने, चलने और बैठने के गलत तरीके भी इसका कारण हो सकते हैं। इस रोग में चिकित्सा के लिए सर्वप्रथम उन कारणों को दूर करना चाहिए जिसकी वजह से रोग की उत्पत्ति हुई हो। ये तो हम सारे में कहते हैं। नेचुरोपैथी का ये सबसे बड़ा फंडा है कि पहले रोग होने, जिस कारण से रोग है, उस चीज को दूर करने की कोशिश करो तो रोग धीरे धीरे सही हो जाता है। शरीर हर तो बना है इसलिए कि वो हर रोग को ठीक कर सकता है। टाइम लगता है हर चीज के अंदर, पर सेल्फ इम्यूनिटी के कारण जो हमारी इम्यूनिटी होती है वही हमारे को सेल्फ क्योर करती है, वही हमें ठीक कर सकती है। पर उसके लिए हमें उसको टाइम देना होगा, उसके लिए हमें वो प्रॉपर्ली चीजें देनी होंगी। ठीक है, तो कारण को खत्म करो, ये सबसे मेन है। अर्थात शरीर में विशेषकर पेड़ों में एकत्रित दोषों को, जो कि अप्राकृतिक खान पान और आहार विहार के नतीजे हैं, दूर कर देना चाहिए। इस रोग में रोग के जाने में 6 माह से साल भर तक का टाइम लग जाता है। जो शरीर में एकत्र दोष कम और अधिक परिमाण और रोगिणी के शरीर में मौजूद कम या अधिक जीवनी शक्ति पर निर्भर करता है कि कितनी आपकी इम्यूनिटी है, कितनी आपकी विल पावर है, उससे आप थोड़ा कम ज्यादा टाइम लग जाता है। रोग जब तक जड़ मूल से चलाना जाए तब तक पुरुष सहवास से परहेज करना चाहिए। चाय, कहवा आदि सभी नशीली और उत्तेजक वस्तुएं त्याग देनी चाहिए। कब्ज नहीं होने देना चाहिए। शक्ति अनुसार प्रतिदिन खुली वायु में सुबह शाम टहलना चाहिए। चिकित्सा क्या है इसकी? आरंभ में मासिक शुरू होने के 7 दिन पहले 4 दिन रसाहार और 3 दिन केवल स्वादादु मौसमी फलों पर रहना चाहिए। इन दिनों में समय पर एनिमा लेकर पेट भी साफ करना चाहिए। प्रतिदिन एक टब में 5 इंच सहने योग्य गर्म पानी भरकर उसमें 5 से 30 मिनट तक केवल बैठना चाहिए। सिर के ऊपर ठंडी तौलिया हमेशा रहे। दर्द अधिक होने पर दर्द वाले स्थान पर दिन रात में 2 बार 3 बार गर्म और ठंडे पानी की सेक दें। कभी कभी दर्द की हालत में मेरुदंड के निचले हिस्से पर मालिश करने के बाद उस पर वस्ती देश में केवल गर्म पानी की सेक देने से भी लाभ होता है। रोग का दौरा पड़ने पर गर्म और ठंडे जल की पट्टी के स्थान पर गर्म और ठंडे जल से भरे टब में बारी बारी से बिठाना ज्यादा उपयोगी होता है। उपयुक्त के अतिरिक्त रोगिणी को प्रतिदिन प्रातःकाल एक बार कटी स्नान और साय में एक बार मेहन स्नान लेना जरूरी है तथा रात में पेड़ों पर मिट्टी की पट्टी बांधकर सोना भी। इस रोग में स्थानीय भाप के या केले की पत्ती रख करके धूप स्नान में भी बड़ा लाभ पहुंचता है। पेड़ों में दर्द हो तो मिट्टी की गर्म पट्टी से भी बहुत ज्यादा आराम पहुंचता है। रक्त निकलने के दिनों में दर्द को शांत करने के लिए गर्म पानी के टब में न बैठकर केवल गर्म सेक से ही काम निकालना चाहिए। तो ना पीरियड्स के टाइम की बात हो रही है। अत्यधिक रक्तस्राव मासिक धर्म के दिनों में जब ये ऋतु का रक्त आवश्यकता से अधिक होने लग जाता है तो उसे अत्यावर्तीय रजाधिक्य या अंग्रेजी में मेनोरेजिया कहा जाता है। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसे मेनोरेजिया कहते हैं। कारण इस रोग में माहवारी के समय से पहले अथवा उसके बाद भी अधिक परिणाम में 3 से 7 दिनों तक रक्त निकलता रहता है। यह रोग प्रौढ़ स्त्रियों को ज्यादा होता है या जिनकी अधिक संतानें उत्पन्न होती है वो। शरीर में दोष एकत्रित होकर डंबकोश और डंब प्रणाली में बतौड़ी और कैंसर और गर्भाशय में प्रदाह सूजन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से रक्त पतला और दूषित होकर के स्राव अधिक मात्रा में होने लगता है। इस रोग में सर, कमर, पीठ, पैरों में दर्द हुआ करता है। भूख चली जाती है। कभी कभी जाड़ा सा मालूम होने लगता है। पैरों के तलवे ठंडे हो जाते हैं। रोग की बढ़ी हुई अवस्था में उचित उपचार के अभाव में रोगिणी के प्राणों पर भी आ बनती है। दर्द के साथ ऋतु होने पर जो कारण ऊपर गिनाए गए लगभग वे सभी कारण इस रोग
के समझे जाने चाहिए। उनके अतिरिक्त अधिक पुरुष सहवास, बिगड़ी हुई माहवारी, ऋतु के अलावा गर्भाशय से रक्तस्राव, शरीर में रक्त की अधिकता, यकृत में शोथ, अधिक भोजन और गर्मी का मौसम आदि भी इस रोग के कारण हो सकते हैं। चिकित्सा क्या है इसकी? इस रोग का उचित उपचार, रोग निवृत्ति तक बिस्तर पर लिटाए रखना चाहिए। बिस्तर का पायदाना सिराने से थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए। एनिमा द्वारा प्राकृतिक आयुर्विज्ञान बीच बीच में पेट साफ करने की सलाह देता है। प्रतिदिन एक बार ठंडे पानी का ड्रेस लेकर के योनि मार्ग को धो देना भी जरूरी है। यदि खून अत्यधिक हो जाता हो तो कपड़े में एक बर्फ भरकर पेड़ों पर रखना चाहिए तथा योनि मार्ग में भी बर्फ के कुछ टुकड़े रख दे सकते हैं। इस रक्तस्राव में थोड़ी कमी हो जाए तो योनि मार्ग से बारीक छीना कपड़ा लगा देना चाहिए ताकि रक्त गाढ़ा होने का अवसर मिल सके। इसके बाद से हल्की कसरत या शुद्ध वायु में टहलना आरंभ करना चाहिए तथा 22 घंटों में 2 बार मेहन और 2 बार कटी स्नान लेना चाहिए। रोग की बड़ी व्यवस्था में रात भर के लिए कमर की गीली पट्टी का प्रयोग भी करना चाहिए। सब तरह के उत्तेजक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। मिर्च, मसाला, सफेद चीनी आदि को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, मतलब खाना नहीं चाहिए इसको। फलों की जूस या फल, दूध, मट्ठा कुछ दिनों तक उसी पे रहना चाहिए। उसके बाद उबली हरी साग सब्जी, सलाद, चोकर मिले गेहूं के आटे की रोटी या दलिया लिया जा सकता है। इसके अंदर अल्पायु, अल्प रक्त, अत्यल्प ऋतु रक्तस्राव, किसी स्त्री के स्वभाव और प्रकृति के अनुसार साधारणतः प्रति माह जितना मासिक स्राव होना चाहिए उससे कम होता है, उसे अत्यल्प ऋतु और अल्पावर्त कहा जाता है। अंग्रेजी में से स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। गर्भाशय रोग, क्षय रोग और मानसिक अवसाद आदि इस रोग के परिणाम हैं। पिछले 3 दिनों तक रसआहार, फिर 3 दिनों तक फल दूध पर रह करके दोनों समय एनिमा लेकर पेट को साफ कर लेना चाहिए। तत्पश्चात सवेरे शाम 20-20 मिनट तक मेहन स्नान लेना चाहिए और रात के लिए पेड़ पर गीली मिट्टी की पट्टी लगानी चाहिए। रजोवृत्ति के बाद के कष्ट क्या है? 40 से 45 वर्ष की आयु पार कर चुकने के बाद जब माहवारी सदा के लिए बंद हो जाती है तो कुछ रोगी स्त्रियों की ये बड़ी संकटपूर्ण स्थिति होती है। कारण क्या है? चक्कर आना, छाती में दर्द, जोड़ों में दर्द, पाचन की शक्ति बिगड़ना, कब्ज, चर्बी छा जाना, पागलपन और आदि कितने ही शारीरिक और मानसिक विकार सताने लगते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि ऐसी स्त्रियों का स्वास्थ्य पहले से ही गिरा हुआ होता है। मासिक धर्म सदा के लिए बंद हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का कष्ट होने पर नीचे का उपचार चलाने में अवश्य ही लाभ मिलता है। चिकित्सा क्या है इसकी? प्रतिदिन गहरी सांस लेने की प्रक्रिया करना, प्रातःकाल दूर तक शुद्ध वायु में टहलना, बदन की सूखी मालिश और उसके बाद ठंडे जल से स्नान, साग सब्जी, फल दूध, मठा का सेवन, चोकरदार आटा, छिलकेदार दाल, कनादार चावल का सेवन, कटी और मेहन स्नान, पेड़ों पर गीली मिट्टी की पट्टी लगाना, सूर्य स्नान सप्ताह में 1 बार और कब्ज होने पर उपवास या रसाहार में रहकर एनिमा द्वारा अपना पेट साफ करना। अनियमित मासिक धर्म, इस रोग में यह नहीं पता रहता कि मासिक धर्म कब होगा और वो कितने दिनों तक होगा। किसी मास में 2 बार धर्म हो जाता है, कभी 3-4 मास के बाद आता है और कभी कभी 1 या 2 मास तक लगातार रक्तस्राव होता रहता है और कभी उससे कम दिनों में। इस रोग में कमर में दर्द, पेट में और दोनों स्तनों में भी दर्द होता है तथा आंख, हाथ और हथेलियों और योनि में जलन होती है। कष्ट के साथ मानसिक होने के कारण उपचार ऊपर बताए गए हैं, वे ही कारण है और उपचार इस रोग के भी यही सेम है। ऋतु के अलावा गर्भाशय से रक्तस्राव, मासिक धर्म के अलावा यदि अन्य समस्याओं में गर्भाशय से रक्तस्राव हो तो रोग को जाना चाहिए और इस रोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेटोरेजिया। गर्भाशय में रक्तस्राव और प्रसव के समय अधिक रक्तस्राव इसी रोग के अंतर्गत माने जाते हैं। कारण क्या है? प्रसव के समय किसी पदार्थ के अंदर रुक जाना, समगर्भावस्था में इंद्रिय चालन के फलस्वरूप गर्भाशय से बाहर रज और वीर्य का मिलन, गर्भाशय का आबोध और अन्य गर्भाशय संबंधी गड़बड़ इस रोग का कारण हो सकते हैं। खान पान की गड़बड़ी, मानसिक उद्वेग, पैरों में चोट लगना, पेशरी आदि का व्यवहार और औषधि का अधिक सेवन आदि इस रोग के कारण है। चिकित्सा, इस रोग में रोगिणी को आराम से लिटाएं, पित्त संबंधी रोग रखना चाहिए। यदि रक्तस्राव बहुत अधिक हो तो ठंडे पानी में साफ सुथरा भिगोकर उसे योनि द्वार को बंद कर देना चाहिए। पेड़ों पर ठंडे पानी की पट्टी और मिट्टी की गीली पट्टी लगानी चाहिए तथा सुबह शाम मेहन स्नान और कटी स्नान लेना चाहिए।
रोग को जो रहने तक केवल रसाहार, मट्ठा, नींबू रस के तथा फलाहार और दूध, फल दूध पर ही रखना चाहिए। यदि पानी पीकर और अनेमा लेकर पूर्ण उपवास किया जा सके तो अधिक लाभ होता है। रोग जब घटने लगे और काफी घट जाए तो धीरे धीरे प्राकृतिक आहार पर आ जाना चाहिए। रक्त गुल्म क्या है? गर्भाशय में जब ऋतु का रक्त किसी कारण से जमकर गोले का आकार धारण कर लेता है और तो उसे रक्त गुल्म रोग कहते हैं। रक्त गुल्म गर्भ दोनों में ही धड़कन होती है और दोनों में ही मासिक स्राव बंद हो जाता है। पेट में रोग है या गर्भ इसका जाना बड़ा कठिन है, इसलिए रोग का पूर्ण निश्चय होने जब पर ही उसकी चिकित्सा आरंभ करनी चाहिए, अन्यथा पूर्ण हत्या का भी संभावना रहती है। इसी बात को ध्यान में रखकर आयुर्वेदाचार्यों ने इस रोग की चिकित्सा के प्रसंग में लिखा है, मासी व्यतीते दशमे चिकित्सा है, अर्थात 10 मास पर्यंत प्रतीक्षा कर लेने के बाद ही जब गर्भ न साबित हो तभी रक्त गुल्म को रोगी समझ करके चिकित्सा आरंभ करनी चाहिए। इस रोग की चिकित्सा वही है जो ऋतु का असमय बंद हो जाने में होती है। अब देखो, पहले के समय में तो ऐसे अल्ट्रासाउंड वाली स्थितियां नहीं होती थी और धड़कन इसमें भी होती, धड़कन उसमें भी होती है, बच्चे में भी, तो इसलिए कि कुछ गलती ना हो जाए इसलिए 10 महीने का टाइम दिया है। पर आजकल तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड की विधि उपलब्ध है, उसे करवा करके आप जल्दी पता करके जल्दी उसका कर सकते हैं। श्वेत प्रदर, जब नव यौवन रस स्त्री शरीर में उत्पन्न होने लगता है तो उसका प्रतिमास मासिक धर्म होता है 3 से 6 दिन का रहता है। ये स्वाभाविक है, पर 6 दिन से अधिक का ऋतुस्राव होने पर, रक्तस्राव होने पर उससे बिगड़कर प्रदर रोग का रूप धारण कर लेता है। प्रदर का श्लेष्मिक स्राव नीला, गुलाबी, सफेद, लाल, हरा, पीला, गाढ़ा, पतला, मांस के छिद्रे रहित सहित फेनदार, लसीला, बदबूदार या बदबू के कई रंग रूप का हो सकता है। इस रोग का साधारण तौर पर श्वेत प्रदर तथा अंग्रेजी में ल्यूकोरिया और व्हाइट्स कहते हैं। कारण क्या है? प्रदर का स्राव गर्भाशय, योनि और उसके आसपास के यंत्रों में प्रदाह होने के कारण होता है। ये स्राव कभी बहुत अधिक और कभी बहुत कम मात्रा में होता है। साधारणतः माहवारी के समय ही प्रदर का स्राव होता है। अधिक स्राव होने पर पेड़ों में भार पैदा होता है, सिर में चक्कर आने लगते हैं, शरीर हाथ पैरों में दर्द, ऐंठन होने लगती है, मितली व मनाने लग जाती है, कमजोरी बहुत बढ़ जाती है, स्त्री का सौंदर्य नष्ट हो जाता है, मुंह सूज जाता है, आंखों के चारों तरफ काला घेरा पड़ जाता है, शरीर पीला पड़ने लगता है, मुख पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, किसी का शरीर ढीला और किसी का पुतला दुबला हो जाता है, कमर, पीठ और सारे शरीर में थोड़ा बहुत दर्द रहने लगता है, आंखों और हथेलियों, पांव के तलुओं में जलन होती है, तंद्रा, ज्वर, मूर्छा, प्यास, कब्ज आदि रोगिणी को सताने लगते हैं और भूख मर जाती है। योनि में खाज, दाने और सूजन आ जाती है, पुरुष सहवास के समय दर्द होता है, पेशाब में जलन होने लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है, सांस फूलने लगती है, दिल की धड़कन का रोग हो जाता है, श्वेत प्रदर से योनि मार्ग में घाव होकर के मवाद निकलने लगता है, पीलिया, स्टीरिया या राजयक्षमा रोग उत्पन्न हो जाता है और गर्भ स्थिर नहीं हो पाता और स्त्री बांझ हो जाती है। इस रोग के मूल कारण होते हैं अप्राकृतिक जीवन, अप्राकृतिक भोजन, गंदी आदतें, अस्वास्थ्यकर वातावरण और इनके अतिरिक्त इस रोग के निम्नलिखित कारण भी हो सकते हैं। मतलब ये तो मेन ही कारण बताएं और जितने कारण है उसको भी मैं सुना रही हूँ आपको। अधिक पुरुष सहवास करना, दवाओं का अधिक सेवन, पेशरी, स्पंज आदि का योनि में प्रयोग, मतलब उल्टी सीधी चीजें नहीं यूज करनी चाहिए उसके अंदर। अजीर्ण और कब्ज, पिता के सुजोग दोष, कन्या के अंदर बचपन से ही ये रोग हो जाता है जिसे बचपन का श्वेत प्रदर या अंग्रेजी में इन्फेंटाइल ल्यूकोरिया भी कहते हैं अगर पिता को सुजोग है तो। कृमि और गंडमाला आदि रोगों में भी बचपन में ये रोग हो जाता है। मदिरा, भांग आदि नशीली दवाओं के सेवन से भी, गर्भपात से भी, निरंतर शोक चिंता से भी, अधिक सवारी करना या अधिक चलने फिरने से भी, दिन में सोना, भारी बोझ उठाना, आलस्य, अकर्मण्यता और हर प्रकार की कमजोरी जो कठिन रोगों के बाद होती है, रक्तहीनता, गर्भाशय का टला होना, घाव, सूजन, खाज आदि का होना, बवासीर आदि के रोग, बहुमूत्र रोग, पेशाब की नली के रोग, पेट के भीतर वाले अंगों जैसे आंतड़ियां आदि के घाव, जल्दी संतान का होना, मासिक धर्म की बीमारियां, पति या पत्नी में से किसी एक को सुजोग होना, पुरुष सहवास के कारण किसी कारणवश तृप्त न होना, गुर्दे और कीड़ों का किसी प्रकार से योनि में प्रवेश कर जाना, गुदा के कीड़ों का और गुप्तांगों पर अधिक चोट लगना, मासिक स्त्राव के समय महत्व, ये सारे भी इसके कारण हो सकते हैं। आगे चलते हैं प्राकृतिक आयुर्वेद ज्ञान क्या कहता है। प्रदर रोग की चिकित्सा क्या है? आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम यह जरूरी है कि जिन कारणों से ये रोग होता है उनको संभवतः दूर किया जाए और पूरे परहेज से रहा जाए। हर बीमारी में
सबसे पहले मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि जो दवाइयां हैं वो तो कम फायदा करती हैं, सबसे ज्यादा आपका परहेज फायदा करता है। सबसे ज्यादा आप किस तरीके से उस रोग को लेते हैं और कितना अपने शरीर को टाइम देते हैं उसको सही करने के लिए, वो मायने रखता है। आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका चाल चलन, आपका आराम करने का टाइम, आपका सोने का टाइम, आपका दिनचर्या, आपकी ऋतुचर्या, हर एक चीज मैटर करती है हर बीमारी के अंदर। तो उसको फॉलो करे बिना किसी भी बीमारी का इलाज संभव नहीं है। चिकित्सा क्या है इसकी? अब प्रदर की वजह से यदि गर्भाशय या योनि में सूजन हो, प्रदाह अथवा घाव आदि हो गया हो, तो सबसे पहले उसे मिटाने या उसके जोर को कम करने के का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन 7 दिनों तक नीम के हल्के गर्म पानी का डूश योनि मार्ग में देना चाहिए और पीली नीली अथवा हरी बोतल का सूर्य तप्त जल हो तो अति उत्तम। 7 दिनों तक निरंतर डोज देने के बाद प्रति दूसरे दिन देने लग जाने चाहिए। प्रति दूसरे दिन मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन अल्टरनेटिव डेज पे। कुछ दिनों बाद हफ्ते में 2 बार फिर 1 बार डोज देना चाहिए। गर्म पानी के डोज से तुरंत बाद रोगिणी को सहने योग्य गर्म पानी के टब में 10 से 15 मिनट निर्वस्त्र होकर बिठा देना चाहिए। 2-3 सप्ताह तक ऐसा करने से गर्भाशय या योनि की सूजन आदि बहुत कम हो जाएगी। और डोज देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डोज का पानी अधिक गर्म ना हो जो कि योनि मार्ग में फफोले डाल दे, और न ही इसकी धार इतनी तेज हो कि उसके भीतर तक चोट लगे। डोज और उसके बाद गर्म पानी के टब में बैठने के बाद में मक्खन या गाय के घी से योनि पर लेपन करना चाहिए। योनि की सफाई के बाद गर्भाशय द्वार को एक विशुद्ध फाई या पोटली से बंद कर देना चाहिए। इसके बाद 4-5 बार बदल देना चाहिए दिन में। और 2 से 2.5 इंच चौड़ी तथा 4 से 5 इंच लंबी पानी से भीगी 5-6 तह की गद्दी को लंगोट के सहारे योनि के मुख पर 1 घंटा तक या रात को सोते समय लगाएं तो रात भर नींद खुलने तक उसे रखें। स्थानीय तकलीफ कम होने के बाद प्रदर रोग की जड़ को काटने के लिए निम्नलिखित चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब ये तो ऊपर गया है, अब उसे जड़ से खत्म करने के लिए क्या करना है इसको सुनो। रोगिणी को आरंभ शक्ति के अनुसार 3 से 7 दिन तक का उपवास, रसाहार और फलाहार करना चाहिए। इन दिनों में दोनों समय एनिमा, सारे शरीर का साधारण स्नान जरूरी रखना चाहिए। इसके बाद दूध का कल्प 6 सप्ताह तक करना चाहिए। एक बार ही इतने दिनों का दूध कल्प यदि ना हो सके तो बीच बीच में कुछ दिन रसाहार या फिर 2-3 सप्ताह तक दूध पीना चाहिए। 2-3 बार ऐसा करने से प्रदर रोग अच्छा हो जाएगा। दुग्ध कल्प के स्थान पर अंगूर का कल्प और आम के मौसम में आम और दूध का मिश्रित कल्प भी करा सकते हैं। यदि किसी कारण से कोई भी कल्प संभव न हो तो उपवास, रसाहार और फलाहार के बाद कुछ दिनों तक फल और दूध पर ही रह जाना चाहिए। फल और दूध आरंभ करते समय में गर्म और ठंडे बैठक स्नान सप्ताह में 4 से 5 दिन करना चाहिए। आसनों में सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन अथवा हलासन विशेष रूप से इसमें लाभदायी होते हैं। खुले स्थान में रहना, गहरी श्वास लेना, प्राणायाम करना, शक्ति के अनुसार सुबह शाम खुले मैदान में वायु का सेवन करने जाना, हल्की कसरत भी करना इस रोग की चिकित्सा का एक अंग है। इन्हें जरूर करना चाहिए। कसरत की जगह घर का कामकाज, चक्की चलाना, जैसे थोड़ा पसीना आ जाए और थकावट न हो यथेष्ट है, मतलब श्रेष्ठ हो सकता है वो। श्रम के बाद ही साधारण स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात अपने हाथ की हथेलियों से पूरे शरीर का घर्षण स्नान भी करना चाहिए। घर्षण स्नान बहुत ज्यादा फायदा देता है। आजकल तो सिलिकॉन के ब्रशेस भी आते हैं, नहीं तो फिर जो रुएदार तौलिया होती है उसको ऐसे गोल बना करके और उससे भी आप घर्षण स्नान कर सकते हो। और हथेलियों से भी जब हम ऐसे रगड़ते हैं ये घर्षण स्नान है। इससे सारा शरीर चालू हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है। इसका भी बहुत फायदा होता है बहुत सारी बीमारियों में, नहीं अधिकतर बीमारियों के अंदर। सप्ताह में 1 बार या 2 बार सारे शरीर को कभी कभी भाप स्नान देना चाहिए या स्थानीय भाप देकर के 10 मिनट तक पसीना निकालना चाहिए। गर्म बालू की पोटली या गर्म ईंट या पत्थर को कपड़े में लपेटकर योनि स्थान को सेकने से भी स्थानीय उपचार हो जाता है और पसीना निकलने लगता है। पसीना निकलने के तुरंत बाद 10 मिनट तक निहन स्नान कराना चाहिए। योनि दर्द की हालत में गर्म कपड़ा लपेट देना चाहिए। गर्म पानी का सेक, गर्म जल पीना, गर्म मिट्टी की पट्टी 20 मिनट तक योनि और पेड़ों को देना और गर्म जल में बैठना लाभकारी सिद्ध होता है। इस रोग में आधा पीली बोतल का तथा आधा हरी बोतल का सूर्य तप्त जल मिलाकर 24 घंटे में 6 खुराकें देनी चाहिए तथा प्रतिदिन सारे शरीर पर विशेषकर योनि पर 15 मिनट तक हरा प्रकाश
डालना चाहिए। हरे आंवले का रस 10 ग्राम, ताजी मूली का रस 10 ग्राम, शतावर का रस 10 ग्राम लेकर सबको 20 ग्राम शुद्ध शहद में मिलाकर प्रतिदिन सवेरे 7 बजे पीने से भी प्रदर रोग अच्छा हो जाता है। इस रोग में सदैव सादा और उत्तेजक भोजन करना चाहिए, मतलब जिसमें कम तेल हो, कम मिर्च मसाले हो, गरम मसाले वगैरह ना हो, बिल्कुल हल्के से घी में थोड़ा सा छौंक जैसा लगा के, या उबली हुई सब्जियां, उबली हुई दालें ज्यादा फायदा करती हैं। कब्ज नहीं होने देना चाहिए। मासिक धर्म के दिनों में उपचार बंद करके परहेज जारी रखना चाहिए। स्त्री संबंधित रोग के अंदर आप सोम रोग है। सोम रोग का दूसरा नाम क्या है? शरीर स्थित जल और वह धातु का रोग, और सोम रोग को धातु क्षीणता का रोग भी कह सकते हैं हम। लक्षण क्या है इसमें? इस रोग में स्त्री की शरीर की धातु पतली होकर पानी की भांति मूत्र मार्ग से बिना पीड़ा के वह गंदगी गिरती रहती है। इसकी वजह से थोड़े ही दिनों में शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, किसी काम करने में मन नहीं लगता, थोड़े से परिश्रम में थकावट आ जाती है, अधिक प्यास थोड़ी देर के बाद लगने लगती है, और रोग की बढ़ी हुई दशा में अधिक और घड़ी घड़ी पर पेशाब होने लगता है, और कलेजा निर्बल पड़ जाता है, पाचन बिगड़ जाता है, पर भोजन से तृप्ति नहीं होती है, जम्बाई और आलस्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, शरीर कृश और त्वचा में रूखापन आ जाता है, सिर, कमर और पीठ में पीड़ा होती है, मुख और तालु सूख जाते हैं, आंखों के सामने कभी कभी अंधेरा छा जाता है और प्रलाप होने लगता है, तथा कभी कभी मासिक धर्म भी बिगड़ करके अनियमित हो जाता है। इस रोग को लोग भूल करके श्वेत प्रदर समझ लेते हैं, बल्कि ये श्वेत प्रदर नहीं है, और यह मूत्र की नली का रोग है, जबकि प्रदर रोग गर्भाशय से संबंधित होता है। दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है, ये धातु क्षीणता का रोग है, वो श्वेत प्रदर है, वो योनि का आपके यूट्रस से रिलेटेड है, और ये आपके मूत्र मार्ग से रिलेटेड है। सोम रोग में शरीर का जल मूत्र मार्ग से जाता है, और प्रदर रोग में स्राव गर्भाशय से होता है। कारण मिथ्या आहार और जीवन यापन, अधिक पुरुष सहवास, अधिक शोक चिंता भय आदि, अधिक परिश्रम, अधिक औषधि सेवन, दस्तों की बीमारी, शराब या नशीली वस्तुओं का सेवन ही होता है। चिकित्सा 1 किलो जल में 50 ग्राम फिटकरी पीस कर डालने के बाद उसे गर्म करें, फिर जब जल 750 ग्राम रह जाए तो उबाल कर ठंडा कर लें, और उस जल से शरीर की गर्मी के बराबर गर्माहट जब रह जाए तो उसे डूच लेकर योनि मार्ग की सफाई कर डालें, और सुबह शाम दोनों टाइम डूच लेना चाहिए। शेष उपचार के बाद रोगी की रोग उपचार की भांति श्वेत प्रदर की भांति करना है बाकी का, और ये अलग से देना है। उपदंश जो गर्मी और सुजात, इस रोग से छुटकारा पाने के लिए धैर्य धारण करके कुछ दिनों तक निम्नलिखित उपचार लेना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। रोग के जड़ से जाने में 6 मास का समय, 6 से 9 मास तक का समय लग जाता है, और कभी कभी वर्षों लग जाते हैं। उस वक्त घबरा कर चिकित्सा नहीं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें जो बीमारियां होती है क्रॉनिक हो जाती है, ये सब चीजें होती है। इन रोगों में रोगी को बड़ी सफाई से रहना चाहिए। शारीरिक और निवास स्थान, कपड़े, बिस्तर, खाना पीना, बर्तन आदि सभी पूर्णतः स्वच्छ होना चाहिए। शरीर के रोग के भाग को छू जाने के बाद अपने हाथों को अभिषिक्त होना चाहिए, और अन्यथा गंदा हाथ आंखों में लगने से अंधे भी हो सकते हैं। ठीक है, इतना खतरनाक होता है। इस रोग में संयम से रहने की बड़ी जरूरत है। ऊषा पान करना, पूर्ण विश्राम करना, प्रातः सायं शुद्ध वायु में टहलना, गहरी सांस लेना, अधिक पानी पीना, नींबू का रस मिला पानी पीना आदि भी कम जरूरी नहीं है, मतलब ये सब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उत्तेजक खाद्य पदार्थ, नशे की चीजें, धूम्रपान, जर्दा, मिर्च, मसाला, नमक, चीनी, मांस, अंडा, मछली और चाय आदि इन रोगों में जहर का काम करते हैं, अतः इन सब का परहेज करना चाहिए। मतलब ये सब बता रहे हैं कि क्या खाओ और क्या नहीं खाओ, पथ्य और अपथ्य जिसे हम बोलते हैं ना, वो यही है। चिकित्सा क्या है इसकी जरूर पढ़ लेते हैं। आरंभ में रोगी की शक्ति के अनुसार उसे 3-4 दिनों का उपवास या फिर रसाहार करना चाहिए, और उसके साथ ही सुबह शाम केवल सुबह को पखाना होने के बाद एनिमा लेना चाहिए। उसके बाद काफी अरसे तक फलों और ताजी उबली साग सब्जियों पर रहना चाहिए। फलों में सभी मौसमी फल जैसे खरबूजा, खीरा, ककड़ी, बेल, अनार, संतरा, नारंगी, मौसमी आदि फल लिए जा सकते हैं। बाद में रोटी, सब्जी, अंकुरित गेहूं या चना, सलाद, दूध, फल आदि सादा भोजन लेने लग जाना चाहिए। फलाहार आरंभ करने से दिल से कमजोर रोगी को पर कुछ दिनों के बाद सबल होने पर 2 बार रोज कटी स्नान या मेहन स्नान 10-10 मिनट तक कराना चाहिए। स्त्री रोगी के लिए मेहन स्नान अधिक लाभदायक होता है। प्रथम सप्ताह में 2 बार, उसके बाद
सप्ताह में एक बार पूरे शरीर का भाप स्नान, या फिर किसी वजह से यदि संभव न हो सके तो केवल पेड़ों या आक्रांत अंग विशेष पर भाप स्नान जरूर कराना चाहिए। प्रतिदिन थोड़ी देर तक रोगी को सुबह शाम धूप स्नान लेने के बाद स्पंज स्नान, फिर 1-2 घंटे तक गीली चादर से पूरे शरीर को लपेट कर रखना चाहिए ताकि पसीना बह चले। ठीक है, अभी दूसरा आ जाएगा उपदंश। उपदंश को अब कर लेते हो ही जाएगा। उपदंश में रोज रोगी के मेरुदंड पर गर्म और ठंडी सेक से 5-5 मिनट के अंतर तक 20-25 मिनट तक देना बड़ा लाभकारी रहता है। और साधारण स्नान से पहले रात को सोने से पहले समशीतोष्ण जल में कटी स्नान कराना भी उपयोग है। इस रोग में पीली बोतल का सूर्य तप्त जल पहले 7 दिनों तक 50-50 ग्राम दिन में 4-6 बार पीना चाहिए। और तत्पश्चात हरी बोतल का जल सादा पानी में भिगोई कपड़े की पत्ती मूत्र मार्ग में रखकर उस पर 15 मिनट तक हरा प्रकाश डालना चाहिए। सुजाक में पहले सुबह बिस्तर से उठते ही 10 ग्राम अलसी का आधा किलो पानी में उबाले 10 ग्राम अलसी को। जब एक पाव जल रह जाए तब उसे ठंडा करके पी ले। इसके अतिरिक्त इस रोग में गहरी नीली बोतल का सूर्य तप्त जल 3 भाग में और नारंगी रंग की बोतल का सूर्य तप्त जल 1 भाग मिलाकर 50-50 ग्राम दिन में 4-6 बार पीना बड़ा उपयोगी होता है। पेड़ों और लिंग पर रोज 15 मिनट का हरा प्रकाश भी डालना चाहिए। हरी बोतल के सूर्य तप्त जल की मूत्र नली में पिचकारी और उसी रंग की बोतल से सूर्य तप्त तेल की आक्रांत अंग पर प्रतिदिन एक बार मालिश बड़ी ही उपयोगी होती है। रोगी अंग को दिन में 4 बार गर्म पानी से धीरे धीरे रगड़ कर धोना और उसे 10 मिनट तक गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर सेकना चाहिए। इसके बाद आधा घंटे के लिए पेड़ों और उस अंग पर तथा गुदा तक गीली पट्टी लगाना चाहिए। गीली मिट्टी की पट्टी लगानी चाहिए। सुजोग रोगी को सर्वांगासन, मत्स्यासन और पश्चिमोत्तान आसन से बड़ा लाभ मिलता है। उपचार के अंत में दूध कल्प लेकर रोगी अपने स्वास्थ्य को और भी उत्तम बना सकता है। ठीक है, अब टाइम हो गया तो यहीं पे हम इसको रोक देते हैं। नेक्स्ट मैम, ये मेहन स्नान क्या होता है, कैसे करते हैं? मेहन स्नान कहाँ आया है हमारे? हाँ, मेहन स्नान की नसा रही। हाँ, मेहन स्नान हम तो देते नहीं है। तो अधिकतर ये जो बोलते हैं भाप स्नान या फिर गर्म पानी का ही स्नान देते हैं। बताऊंगी आपको मेहन स्नान का क्या है, नेक्स्ट वाले में समझा दूंगी मेहन स्नान किस तरीके से करा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सारे में ही आएगा मेहन स्नान, आपके सब में लगभग सब में मेहन स्नान आता ही है, पर इस लगभग एक जैसा ही होता है इनका। ये आर्तव है कि आवर्त है मैम? जो आर्तव बोलते हैं या आवर्त, क्या आवर्त बोलते हैं? आर्तव इसमें लिखा है आर्तव। आवर्त होता है, कहाँ पे लिखा है? जो शुरुआत में है। हाँ, बहुत सारा लिखा है आर्तव लिखा है, तो आप उसको आवर्त बोल रहे हैं। से संबंधित है ना, आर्तव बोल रहे हैं। तो आवर्त है कि आर्तव है वो बोल रहा है। हाँ, क्योंकि है ना, हम बोलते नहीं है ना, हम तो वही मेंस्ट्रुएशन और ये सब कुछ बोलते हैं, तो जब हिंदी में बोलते हैं तो गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, अत्यावर्त, अत्यार्तव, हाँ आर्तव है, आवर्त बोल देती हूँ मैं। हाँ ठीक बात है, मेरी गलती है थोड़ी सी, क्योंकि इंग्लिश में बोलते बोलते ना हम लोग ये अपनी हिंदी वाली लैंग्वेज बहुत साल हो गए ना, तो भूल ही जाते हैं, तो बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टीरिया वगैरह के बारे में, तभी मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, चलिए 8 बज चुके हैं, और जो भी कुछ पूछना तो एक बार लिख के रख लीजिएगा, जो क्लास स्टार्ट होने से पहले मुझे याद दिला दीजिएगा, तो मैं समझा दूंगी नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, फ्राइडे को होगी अब आपकी नेक्स्ट क्लास, कल तो छुट्टी है, तो आप तभी मुझे बता देना पहले इस क्लास स्टार्ट होते है ना, तो मुझे याद रहेगा, मैं तभी समझा दूंगी। ठीक है, नमस्ते।
आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी शुक्रवार को।